हेलो क्लास, दिस इज डॉक्टर शिल्पा नागर, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, बाल रोग विभाग, क्लास थर्ड ईयर। आज का हमारा सेशन है 2.16, जिसमें हम हाइड्रोफोबिया को डिस्कस करने वाले हैं या फिर रेबीज को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस टू लास्ट हमने दो बाल ग्रह पढ़े थे, जिनमें एक तो शव ग्रह था और नेगमेश ग्रह था। नेगमेश ग्रह का जो मॉडर्न कोरिलेशन था वो हमने किया था मेनिंजाइटिस से, और उसके साइड सिम्टम हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। और मेनिंजाइटिस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था। अभी हम जो शव ग्रह है जिसके साइन सिम्टम हमें हाइड्रोफोबिया, रेबीज और टिटेनी से मिलते जुलते लगते हैं, तो हम अब हाइड्रोफोबिया को डिस्कस करेंगे, हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेबीज। रेबीज जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रेबीज में जो हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन अबाउट द रेबीज, डायग्नोसिस इस तरीके से करना है, साइन सिम्टम क्या होते हैं, प्रोग्नोसिस क्या रहेगी डिजीज़ की, ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द रेबीज। तो डेफिनेशन रेबीज की, रेबीज इज़ अ वायरल डिजीज दैट कॉज एक्यूट एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन in warm-blooded animals। तो डेफिनेशंस, व्हाट इज द डेफिनेशन? रेबीज इज अ वायरल डिजीज होती है एंड दिस इज कॉल्ड एक्यूट एन्सेफेलाइटिस। रेबीज इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज मीन्स अ डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। जूनोटिक डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली है, और मेनली जो एनिमल वायरस है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसे हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो रेबीज उन्हीं में से एक जूनोटिक डिजीज है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेबीज वायरस। रेबीज वायरस होता है, तो जो ये प्रोटीन शो कर रही है इसकी मैट्रिक्स प्रोटीन है। मैट्रिक्स प्रोटीन जो है, उसके बाद ये होस्ट डेरिवेटेड लिपिड मेम्ब्रेन है इसमें, रेबीज वायरस में, और दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, ये इसका एनवेलप को बनाने का काम करता है। रेबीज वायरस का जो एनवेलप बना होता है 3 चीज़ों से बना होता है। जो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो होस्ट डेरिवेटेड लिपिड से और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर आरएनए आता है। रेबीज जैसे आरएनए वायरस, तो आरएनए आएगा। आरएनए जीनोम होता है वो हेलिकल कोइल के फॉर्म में अंदर होता है। इसमें जो रेड डॉटेड में शो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। येलो फॉस्फोप्रोटीन से बना होता है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोकैप्सिड of the rabies virus. Then introduction about the disease. The disease infects domestic and wild animals and is spread to people through close contact with infected saliva via bites or scratches. मेनली जो रेबीज है वो डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों ही टाइप के एनिमल्स में हो सकती है। जो रेबीज का स्प्रेड होता है वो कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट से होता है, उसकी स्लाइवा से या बाइट या और स्क्रैचेस से होता है। डॉग्स आर द सोर्स ऑफ 99% ऑफ ह्यूमन रेबीज डेथ। तो ह्यूमन में जो भी रेबीज डेथ होने वाली है उनका जो मेन सोर्स है वो डॉग होता है ह्यूमन्स में। वंस सिम्टम ऑफ द डिजीज डेवलप, रेबीज इज नियरली ऑलवेज फेटल। एक बार रेबीज के अगर सिम्टम डेवलप हो जाते हैं तो रेबीज हमेशा फेटल होता है। तो रेबीज के बारे में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा, डोमेस्टिक वाइल्ड दोनों ही टाइप के एनिमल्स में होता है। क्लोज कॉन्टैक्ट से, बाइट या स्क्रैचेस से हो सकता है। प्राइमरी सोर्स है वो डॉग से और हमेशा फेटल होता है। देन होस्ट एंड रिजर्वायर ऑफ द रेबीज, डॉग हो सकते हैं, जितने भी कैनाइन्स हैं, मंकी हो सकते हैं, बेट हो सकते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, व्हाट इज इट? The source of infection to man is the saliva of rabid animal। जो एनिमल है रेबीज से इन्फेक्टेड है उसके सलाइवा से ही इन्फेक्शन ह्यूमन में आएगा। लाइक डॉग बाइट करने से डॉग के सलाइवा बाइट वाले प्लेस पे आएगी और वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, दैट इन्फेक्शन होगा। In dog and cats, the virus may be present in the saliva for 3 to 4 days before the clinical onset and during the course of illness till death। तो जो रेबिड एनिमल है, डॉग एंड कैट, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उनके साइन सिम्टम डेवलप होने के 3 से 4 दिन पहले तक भी उनके सलाइवा में वायरस प्रेजेंट होता है। अगर
जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसके साइन सिम्टम ऑनसेट होने के 3-4 दिन पहले भी वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो ह्यूमन में रेबीज होने के चांसेस होते हैं। मेनली जो डॉग होते हैं वो मोर देन 90% केसेस को कोज करते हैं रेबीज के, और जो कैट्स होती है 3 to 5% ऑफ ह्यूमन रेबीज को कोज करती है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज, जब एनिमल ने बाइट किया है उसके बाद कितने टाइम बाद साइन सिम्टम आने वाले हैं हमारा इंक्यूबेशन पीरियड में आता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबीज का, इट इज़ हाईली वेरिएबल इन मेंस। इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है, कॉमनली 3 to 8 वीक फॉलोइंग एक्सपोजर। जब एक्सपोजर हुआ है रेबीज वायरस का, डॉग या कैट ने बाइट किया है, उसके 3 to 8 वीक तक भी साइन सिम्टम आ सकते हैं, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसी ह्यूमन में 3 वीक हो सकता है, किसी में 5, किसी में 8 तक जा सकता है। द क्लोजर द बाइट टू द ब्रेन द शॉर्टर द इंक्यूबेशन पीरियड। रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो डिपेंड करता है बाइट साइट पर भी। जितनी ज़्यादा ब्रेन के पास साइट होगी, लाइक नेक, शोल्डर, फेस, आर्म्स, इन पे जितना ज़्यादा इन पे जैसे बाइट किया होगा तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो शॉर्ट होगा। अगर डिस्टल पार्ट में बाइट किया है लाइक लेग, फुट, तो इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होगा। रेबीज वायरस ट्रेवल्स 1 सेंटीमीटर पर डे, मीन ट्रेवलिंग जो स्पीड है वायरस की वो है 1 सेंटीमीटर पर डे। जब वायरस ने अगर हमारा जो इन्फेक्टेड पार्ट है जहाँ बाइट किया है एनिमल ने वो फुट है, लेग है, तो उसको ट्रेवल करने में टाइम लगेगा और ब्रेन तक ज़्यादा टाइम में पहुँचेगा। अगर नेक, फेस पे ही बाइट हुआ है, हमारे शोल्डर पे बाइट हुआ है, तो ट्रेवलिंग में वायरस को ट्रेवलिंग करने में कम टाइम लगेगा, तो जल्दी ये इंक्यूबेशन पीरियड हमें साइन सिम्टम मिल जाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड जल्दी होगा। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद है देन हम पढ़ेंगे रेबीज का स्प्रेड किस तरीके से होता है। यहाँ शो किया गया एनिमल बाइट हुई हमें सबसे पहले, तो फर्दर एयरवे फ्रॉम ब्रेन द लॉन्ग वायरस टेक टू स्प्रेड, जो हम आगे पहले डिस्कस कर चुके। जितने ज़्यादा डिस्टल पार्ट पे बाइट होगा उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा वायरस को स्प्रेड होने में। वायरस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू वायरस स्प्रेड होता है। लाइक आर्म पे या फिर एल्बो पे बाइट किया है तो यहाँ से स्प्रेड होने में जो इतना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है शोल्डर्स एल्बो से जाने में। इन्फेक्टेड कॉमन कैरियर ऑफ रेबीज क्या होते हैं। इन्फेक्टेड एनिमल शो नो फियर फॉर ह्यूमन, एक्ट वेरी एजिटेटेड, लाइक बैट हो सकती है, फॉक्स, कैट, शंक्स या फिर डॉग और अदर कॉमन रेबीज सोर्स होता है। सिम्टम इन ह्यूमन, रेबीज से जो सिम्टम आने वाले ह्यूमन में इनिशियली फीवर, डिप्रेशन, एजिटेशन, पेनफुल स्पाज्म होगा, फॉलोड बाय एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, डेथ विद इन अ वीक विदाउट, अगर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। ट्रीटमेंट में रेबीज के पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शंस देते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन का यूज करते हैं। फॉर्मिकेट माउथ आफ्टर द ड्रिंकिंग प्रोड्यूस बाय स्पाज्म इन द थ्रोट। अगर थ्रोट में स्पाज्म हो रहा है तो पेशेंट को वाटर ड्रिंक करने में भी प्रॉब्लम आती है, उसको देखते हुए भी वो डरने लग जाता है। देन पैथोजेनेसिस ऑफ द रेबीज, मेनली जो रेबीज का वायरस है, लाइव वायरस हमें बाइट हुआ है, डॉग बाइट हुआ है, कैट बाइट हुआ, किसी भी एनिमल से स्क्रैचेज हुए हैं, तो जो वायरस होगा एपिडर्मिस तक जाएगा, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन में जाएगा। एपिडर्मिस म्यूकस मेम्ब्रेन से आगे फर्दर ट्रेवल करता हुआ वायरस पेरीफेरल नर्व में जाएगा, पेरीफेरल नर्व से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर आगे जाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगली ट्रांसमिट होगा। अदर टिश्यूज CNS में जाकर के अदर टिश्यूज लाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करेगा। देन इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के इसके साइन सिम्टम डेवलप होने स्टार्ट होंगे। इनिशियली वायरस एंटर्स वाया एनिमल बाइट, जहाँ पे बाइट हुआ है, बाइट करने के बाद वायरस जो बाइट साइट है मसल से स्किन है वहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन होगा। वायरस रेप्लिकेट्स इन मसल एट द साइट ऑफ बाइट, पे वायरस का रेप्लिकेशन होगा।
वायरस रेप्लिकेशन होने के बाद अपने नंबर बढ़ा लेगा। नंबर बढ़ने के बाद वायरस अपने नंबर बढ़ने के बाद पेरिफेरल जो नर्व्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। लाइक वायरस इन्फेक्ट नर्व इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मूव्ड बाय रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद, पेरिफेरल नर्व को इन्फेक्ट करने के बाद वायरस असेंड अप होगा, वहाँ से वो जाएगा डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन पर, वहाँ पे रेप्लिकेट होगा। वायरस रेप्लिकेट्स इन डोर्सल रूट गैंग्लियन एंड ट्रेवल्स अप स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन से ब्रेन पे जाएगा। डोर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, तो आगे वायरस पेरिफेरल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन की तरफ ट्रेवल हुआ है। ब्रेन को इन्फेक्टेड कर दिया वायरस ने। ब्रेन इन्फेक्टेड होने के बाद वायरस ट्रेवल फ्रॉम ब्रेन से ट्रेवल करता है वाया नर्व टू अदर टिश्यूज सच एज आई, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड। देन वायरस वापस से डिसेंडिंग पैटर्न में इन्फेक्ट करेगा अदर टिश्यूज को वाया द नर्व्स। साइन सिम्टम ऑफ द रेबीज एंड हाइड्रोफोबिया, बिहेवियर बेचारे होगा, एजिटेटेड बिहेवियर होगा, सीजर्स आने लग जाएंगे, डिफ़िकल्टी इन ड्रिंकिंग, पेशेंट विल बी एबल टू ईट सॉलिड, लेकिन ड्रिंकिंग को ड्रिंक नहीं कर पाएगा, उसकी मसल्स में स्पाज्म हो जाएगा। अफ्रेड ऑफ वाटर, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। इवन साइट और साउंड ऑफ वाटर डिस्टर्ब द पेशेंट, मतलब पेशेंट इतना ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है कि कोई भी छोटा सा स्टिमुलेशन अगर उसे मिलेगा तो पेशेंट डिस्टर्ब होगा, अफ्रेड हो जाएगा। लाइक इनिशियली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से प्रॉब्लम होती है, उसके बाद पानी को देखने से भी उससे स्पाज्म होने लग जाता है। साइट लाइट ब्राइट लाइट या फिर कोई भी साउंड आ रही है तो भी पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पेशेंट को हम डार्क रूम में रखते हैं। बट सफ़र विद इंटेंस थ्रस्ट, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है लेकिन पानी नहीं पिएगा, स्पाज्म फेरिंग्स हो जाएगा जिसके इससे गले में चोकिंग होगी। 1 to 6 डे में पेशेंट की डेथ होने के चांसेस है। और डेथ का जो कोज है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, या कुछ पेशेंट सर्वाइव भी कर सकते हैं। अदर सिम्टम में हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन रहेगा, पेन और टिंगलिंग सेंसेशन एट द साइट ऑफ बाइट रहेगी, हेलुसिनेशन प्रेजेंट रहेगा। हेलुसिनेशन है मतलब वो चीज़ें पेशेंट को दिख रही है, सुनाई दे रही है जो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर। हाइड्रोफोबिया कंडीशन रहेगी, फियर ऑफ वाटर ड्यू टू स्पाज्म इन थ्रोट, पैरालिसिस हो जाएगा, कोमा एंड डेथ की कंडीशंस अपीयर होगी। जब ब्रेन इन्फ्लामेशन एनसेफेलाइटिस इसमें मिलेगा हमें। वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू बाइट और वुंड, इससे होगा और ब्रेन तक भी जाके इन्फेक्ट कर देगा। दिस इज द बाइट मार्क्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द रेबीज। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सपोजर होने के पहले हमें क्या प्रिवेंट करना है रेबीज का, और पोस्ट एक्सपोजर क्या कर सकते हैं। प्री एक्सपोजर्स वैक्सीनेशंस होती है रेबीज की, रेबीज वैक्सीनेशंस को हम यूज करते हैं। देन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड टू सब्जेक्ट एट रिस्क बिफोर ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल एक्सपोजर एट रेबीज, मतलब कुछ जो पेट शॉप पे वर्क करने वाले या ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल एक्सपोजर टू रेबीज अगर उनको होने वाला है ऑक्यूपेशंस की वजह से, तो उसको प्रिवेंट करता है। सब्जेक्ट इंक्लूड डायग्नोस्टिशियंस, लेबोरेटरी, वैक्सीन वर्कर या वेटेरिन और केवर्स, इन सबको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। सिंप्लीफाई पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देने का मेन मोटिव क्या है, अगर पोस्ट एक्सपोजर या उनको किसी ने बाइट कर भी लिया तो उसका मैनेजमेंट ईजी हो जाए। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में ओनली वैक्सीन का यूज करते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस से अगर किसी को बाइट कर लिया है रेबीज वायरस इन्फेक्टेड एनिमल ने, तब हमें क्या करना है। प्रोवाइड टू सब्जेक्ट आफ्टर रेबीज एक्सपोजर के बाद देना होता है। कंसिस्ट ऑफ वुंड की केयर करनी है हमें, रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन का यूज करना है और वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। प्री एक्सपोजर में ओनली वैक्सीन का यूज करते हैं, पोस्ट एक्सपोजर में हम इम्यूनोग्लोबुलिन का भी यूज करते हैं। बाइट साइड को क्लीन करना है, केमिकली ट्रीट करना है, सूचरिंग लगानी है, एंटी रेबीज सीरम ARS का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी टिटेनस मेजर्स का यूज करेंगे। और जो एनिमल है जिसने बाइट किया उसको 10 डेज के लिए ऑब्जर्व करके रखते हैं।
इनिशियली जहाँ भी हमें बाइट साइट है उसको वॉश करेंगे वाटर से, देन वॉश लीजन विद सोप एंड वाटर। इनिशियली क्लीन वाटर से वॉश करना है, उसके बाद सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। टिटेनस की बूस्टर डोज यूज करनी है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को इन्फिल्ट्रेट करना है अराउंड द मार्जिन ऑफ द बाइट साइट पे। इनिशियली जो भी रेबीज वायरस होता है बाइट साइट पे होता है, वहाँ से उसे ट्रेवल करने में टाइम लगता है। दैट्स वाई हमने देखा था कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 वीक होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज होगी 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के अकॉर्डिंग रखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन ऑन डेज, वैक्सीन को हमें एडमिनिस्ट्रेट करना है जो भी रेबीज वैक्सीन होती है 0 डे यानी कि 22 डेज पे, 3, 7, 14 और 28 डेज पे, और फिर 19 डेज है उस पर भी हम वैक्सीन का यूज करते हैं। रेबीज जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, 2 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल है। 2 ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन आर अवेलेबल। जो दोनों ही इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल है उनकी सप्लाई होती है 150 इंटरनेशनल यूनिट पर ml की वायल में। वुंड क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट, देन सोप से वॉश करेंगे। इनिशियली वाटर, टैप वाटर से वॉश करना है, उसके बाद सोप वाटर से क्लीन करना है, एंटीबायोटिक से क्लीन कर सकते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एन एनिमल बाइट शुड इंक्लूड थोरो क्लीनिंग, हाउएवर एनिमल बाइट शुड सीन बाय फिजिशियन। फिर देन अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हमें प्रेशर अप्लाई करना है ब्लीडिंग रोकने के लिए। देन ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज कर सकते हैं, रेबीज वैक्सीन का यूज करना है। देन ट्रीटमेंट, देन प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को इंक्यूबेशन पीरियड में साइन सिम्टम दिखने स्टार्ट होते तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है उसमें पढ़ेंगे। पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, पीईटी, लोकल वुंड ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले। वॉश विथ सोप, डिटर्जेंट एंड वाटर प्रिफरेबली फॉर 10 मिनट। 10 मिनट तक जो बाइट साइट है उसे हमें क्लीन करते रहना है, उस पर अल्कोहल लगा देनी है, पोविडिन, आयोडीन, एंटीसेप्टिक मेजर्स का यूज करना है, एटीटी इंजेक्शंस यूज करना है। जो भी वुंड है उसकी सुचरिंग करनी है, कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करके नहीं रखनी है, उनकी ड्रेसिंग नहीं करनी है, हमें स्पेशली ध्यान रखना है। एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट में एमोक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं, और वेयर देयर इज़ नो ऑब्वियस साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं है तो भी हमें एमोक्सिसिलिन नहीं चाहिए, प्रोफाइलैक्सिस यूज करनी है तो प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स का यूज करना है। एजुकेट द पब्लिक, सिंपल लोग पब्लिक को हमें एजुकेट करना है लोकल वुंड ट्रीटमेंट के लिए, या वॉन्ट नॉट टू यूज प्रोसीजर दैट में फर्दर कंटामिनेटेड द वुंड, या फिर वुंड आगे कोई कंटामिनेशन ना हो जाए उसके लिए ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं करनी है। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमें रेबीज का, तो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन शेड्यूल, 2 तरीके की वैक्सीन है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल वैक्सीन। इंट्रामस्कुलर जो शेड्यूल है उसमें 6 डोज शेड्यूल होता है। रिड्यूस मल्टी साइट इंट्रामस्कुलर रेजिमेंट 211 का शेड्यूल है, इसमें 6 डोज शेड्यूल होता है। इनिशियली 2 डोज, देन 1 डोज। इंट्राडर्मल शेड्यूल है, इसमें 2 साइट से। इंट्राडर्मल शेड्यूल में 22201 का शेड्यूल है, और 8 साइट इंट्राडर्मल शेड्यूल में 804011 का शेड्यूल है। लाइक 0123, दिस इज़ द 4 डे। देन 4 डेज़ के बाद हमारा जो शेड्यूल है 1 2 3 4, देन वीकली हम इसको यूज कर सकते हैं। वैक्सीन इंट्राडर्मल शेड्यूल को पढ़ेंगे। डेज ऑफ इम्यूनाइजेशन 0 डे, तो इसकी डोज होगी 0.1 ml। साइट लेफ्ट एंड राइट डेल्टोइड में यूज कर सकते हैं, या एंटेरोलेटरल थाइरो इन्फेंट में यूज करते हैं। देन डे 3 पे, डे 7, डे 28 और या डे 30 पे हम इसको जो डोजेज है उनको यूज करते हैं। डोज हमेशा 0.1 ml रहने वाली है, साइड भी राइट एंड लेफ्ट डेल्टोइड और एंटेरोलेटरल थाइस ऑफ इन्फेंट रहेगी। इंट्रामस्कुलर जो शेड्यूल है वो भी 0 3 7 14 और 28 डेज़ का है। इंट्रामस्कुलर जो डोज है वो 0.5 ml की है, PVRV वैक्सीन की, और PCECV वैक्सीन की जो डोज है 1 ml होती है। इनकी साइट वही डेल्टोइड है या फिर एंटेरोलेटरल थाई ऑफ इन्फेंट होती है। मैनेजमेंट ऑफ रेबीज पेशेंट को कैसे मैनेजमेंट करना है। वन सिम्टम स्टार्ट, जब सिम्टम स्टार्ट होते हैं तो ट्रीटमेंट शुड सेंटर द कंफर्ट केयर करनी है पेशेंट की। पेशेंट सेडेटिव का यूज कर सकते हैं, इंट्यूबेशन को अवॉइड करना है,
लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स का यूज करना है। सेडेटिव मेडिकेशंस में हम यूज करते हैं डायजेपाम, मिडाजोलम, हेलोपेरिडोल या डाइफेनहाइड्रामाइंस का यूज करते हैं। सपोर्टिव केयर देनी है हमें पेशेंट को। पेशेंट विथ कन्फर्म रेबीज है तो उसको एडिकेट सेडेशन का यूज करना है। कंफर्ट केयर, एप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका है हमारे रेबीज़ का पेशेंट में, तो इन्वेजिव प्रोसीजर को हमें मेनली अवॉइड करना होता है, लाइक इंट्यूबेशन नहीं करना है। सूटेबल इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को। डिस्कस एंड प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू रिलेटिव कंसर्न, जो भी उनके ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज एंड इंडिकेशन ऑफ पीटी ऑफ कंटेंट। पेशेंट के जो भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है डिजीज़ के, प्रोग्नोसिस क्या है, ये हमें बतानी है। हॉनेस्ट जेंटल कम्युनिकेशन रखना है पेशेंट से, उसके रिलेटिव से। देन इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट शुड बी एडमिटेड, पेशेंट को हमें आइसोलेशन वार्ड में या आइसोलेशन रूम में एडमिट करके रखना है ताकि इन्फेक्शन कहीं और ना जाए। जो भी वर्कर है, रिलेटिव है और कांटेक्ट में उसके आए हैं पेशेंट के, उनको वेयर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के ही पेशेंट के कांटेक्ट में जाना है। और अगर पेशेंट डेड है तो उसको डेड बॉडी को डिस्पोजल कर देना है। थैंक यू सो मच।